एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2020 यानी सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस 18वें भाग में आप सभी का स्वागत है। जो बिहार में स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 9 से 21 सितंबर, उसका अब एडमिट कार्ड भी दे दिया गया है। तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये सीरीज चल रहा है और इसका ये 18वां भाग है। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहे हैं, वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके लिए ये सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है स्टेट के लिए, जो 9 से 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बिहार बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 4 सितंबर से ये एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आप एडमिट कार्ड जाकर साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस सीरीज़ का आज का भाग। उससे पहले आप अगर सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं तो एग्ज़ाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। और इसके ऑप्शन है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। जहाँ तरीकों का उपयोग करना होगा, विविध तरीकों का उपयोग करना होगा, वो पॉजिटिव आंसर होगा, वो पॉजिटिव पॉइंट होगा और वो आंसर हमेशा ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, लेकिन हम अगला भी देखते हैं, लेकिन ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ ही हमें पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। तो चलिए अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैसे क्या है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। फीडबैक की बात ही नहीं है, जहाँ पे उपयोग करने की विभिन्न तरीक़ों के बारे में है, जो भी विद्यार्थी तरीका यूज करता है तो वो सही है। चलिए अगला है, अलग अलग विद्यार्थी से तुलना करना या निगेटिव वर्ड आ गया। विद्यार्थी को बुद्धिमान या आंशिक विद्यार्थी की उपाधि देना, ये भी निगेटिव वर्ड आ गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन इसके, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ यानी त्रुटियाँ रह जाती है उसके निदान के बाद उन्हें क्या करना चाहिए? तो क्या अभिभावकों के साथ उपलब्धि के में बताना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। किस कारण से त्रुटि रह गई उस कारण को सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न या मुक्त वस्तु वाले प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त वस्तु वाले प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हमें इसके ऑप्शन है, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न या सत्र परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए तो क्या होगा? सत्र परीक्षा। दत्त कार्य जो कार्य किया जाए उससे रचनात्मक आकलन होगा, प्रश्नोत्तरी और खेल इससे भी होगा, मौखिक प्रश्न से भी होगा, लेकिन सत्र परीक्षा से रचनात्मक आकलन नहीं होता। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना या यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। मूल्यांकन का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, सीखने में होने वाली
कमियों का निदान और उपचार करना। ये इसका ऑप्शन ए इसका सही है, सी ऑप्शन नहीं होगा। ये सभी बी सी डी सभी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्या? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। असेसमेंट मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। यह किस ओर संकेत करता है? तो इसके ऑप्शन है आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या आकलन के लिए सीखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। क्या है? दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की पाई है का पुष्टिकरण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षा लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिया जाता है? ऑप्शन है इसके बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सके। और अगला ऑप्शन है हमारा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है कौन सा है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना या इनकी उपेक्षा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, क्या बच्चा सीखा है यह जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन के क्या अर्थ है? मूल्यांकन का उत्तीर्ण है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें क्या है? ऑप्शन संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक दोनों क्षेत्रों का होता है या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए
एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन ए यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या विद्यालय आधारित आकलन, इसके ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम हो, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, या बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। देखते हैं क्या है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। ऑप्शन है प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता, या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, और इसके सही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन पढ़ते हैं। श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। क्या है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप श्यामपट्ट पर चित्र बनाते हैं तो इसमें आप एक्टिव है, ऐसे पद्धति का उपयोग करना है जिसमें बच्चे एक्टिव हो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो टीचर ही श्यामपट्ट पर चित्र बनाएगा और वर्णन करेगा। तो ऑप्शन ए इसका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना बच्चे एक्टिव है, टीचर को एक्टिव होना है, टीचर को एक्टिव नहीं होना, बच्चे को एक्टिव होना है। तो इसमें तो टीचर एक्टिव है, इसमें भी टीचर एक्टिव है। विस्तृत व्याख्या करना, इसमें भी टीचर एक्टिव है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमें वो सिखाना है, वो पद्धति सबसे ज़्यादा बेटर है जिसमें बच्चे एक्टिव रहे, क्लास में बच्चे समूह में शामिल होकर कोई कार्य करे, तो वो पद्धति चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अब अगला सही होगा, लेकिन देखते हैं अगला क्या है। अगला है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना। यहाँ बच्चे एक्टिव हो गए, ऑप्शन सही है, लेकिन आगे पढ़ लेते क्या है, और उसके अनुकूलन के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी निगेटिव वर्ड थे और ऑप्शन डी पॉजिटिव वर्ड था, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव है। तो 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमें पॉजिटिव वर्ड चुनना है और वही सटीक आंसर होगा, निगेटिव वर्ड जो भी होगा उसे काट देना है। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा 18 नंबर। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, उसके ज्ञान की सीमा, या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। क्या है, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, या शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना ये कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा आंसर इसमें क्या होगा। तो सीखने से एक से अधिक पक्षों का आकलन, आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। तो इसका सही आंसर जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश होता है। क्या होता है, शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा आधारित, या निष्पादन आधारित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन। शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, विद्यार्थी केंद्रित बिल्कुल होगा, विद्यार्थी केंद्रित। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखने के लिए आकलन
निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय किसके सिवाय निम्नलिखित का ध्यान रखता है? तो विद्यार्थियों की त्रुटियों के, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के, या विद्यार्थियों की क्षमताओं के, या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? और इसके ऑप्शन है, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, समस्या मौलिक होती है, या सही उत्तर प्राप्त करने का समानतः एक उपागम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या है, पढ़ते हैं। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा और एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, शिक्षक को थकाने वाला होगा, अधिक समय लगेगा। ऑप्शन गलत है, नेगेटिव वर्ड है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। चलिए ये देखते हैं, ये हमारा कितना नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा कथन? त्रुटि, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में पूछ रहा है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में। तो स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत उन्हें नहीं सुधारना है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षण की व्यवस्था असफल है। तो एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना, तो ऑप्शन है इसके एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, या जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पे बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस चीज़ पे बल देता है? ऑप्शन है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है, या शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। जहाँ भी विद्यार्थियों की मदद की बात आ जाए, विद्यार्थियों के द्वारा कुछ नया करने की बात हो जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा सही हो जाता है, वो पॉजिटिव आंसर होगा और वो हमेशा ही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की नई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, या वर्णन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों का पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। एक लड़का है राजेश नाम का, वो हमेशा पढ़ता रहता है, चाहे
पुस्तकालय में पढ़ता है, अपने सभी कोर्स की किताब पढ़ लेता है, फिर भी वह पुस्तकालय जाता है, लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पढ़ता है। फिर जब भोजन का समय होता है, लंच का समय होता है, उसमें भी वो पढ़ता है। और उसके टीचर द्वारा और साथ ही किसी अभिभावक द्वारा उसे परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए नहीं कहा जाता, वो हमेशा पढ़ता ही है। तो इसके लिए कह रहा है कि उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। उसे क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन इसके तथ्य आधारित विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेत शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी या आंतरिक रूप से अभिप्रेत शिक्षार्थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी। बिना कहे वह अपने एग्ज़ाम का तैयारी करता है, बिना कहे वह सही विषय पढ़ लेता है, बिना कहे वह लंच में भी अपना टाइम निकाल कर पढ़ने लगता है, तो उसे स्वप्रेरित, खुद से प्रेरित कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, अपने अंदर से ही वह प्रेरित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। किसके अतिरिक्त? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण कर लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या है? डैश के अतिरिक्त, हमें वो चीज़ बताएं जिसके अतिरिक्त। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। इसके अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। ऑप्शन है इसके सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या आकलन और सीखना। तो इसका सही के आंसर क्या हो जाएगा? क्या करा क्वेश्चन, जब एक बावर्ची कोई खाना बना रहा हो, बावर्ची कोई खाना बनाता है तो वह खाने को चखता है, बार बार चख के वो देख रहा है, तो इसको क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी सही होगा, सीखने के लिए आकलन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आपको बता दें कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी जो फॉर्म आया था उसका फॉर्म आप सब ने फिल कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, कुछ ही दिनों में उसका एग्ज़ाम होगा। तो बिहार दरोगा जीके जीएस प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, और इसमें सबसे सटीक क्वेश्चन कराए जाएंगे, सबसे सटीक जीके और जीएस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये कराया जाएगा, आज से वो शुरू हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।